एट द राइट एंगल टू द मेन क्लिट, ठीक है, आर कॉल्ड। तो जो मेन क्लिट होता है ना, मेन क्लिट के साथ 90, दे ऑल आर गुड स्टूडेंट्स, और मुझे उम्मीद है कि उन लोगों का जो सिलेक्शन इस बार एग्जामिनेशन में जरूर हो जाएगा। पर डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक बात मानना पड़ेगा कि आप लोग इस एग्जाम को 2 बार दिए हैं, पहले एक बार दिए फिर एक बार दिए, तो ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट बार जो एग्जामिनेशन होगा उसमें बेहतर परफॉर्म करना होगा, इसका वैल्यूज को मैं नहीं मानता हूँ। चलिए, कुछ लोगों का कहना था कि सर नंबर मेरा इधर का उधर हो गया, इधर का उधर हो गया, हम कुछ और टाइप कर रहे थे, कुछ और हो जा रहा था, तो उन सब चीजों से डरना नहीं है। खैर, आपको पता है सही डेफिनेशन आंसर आपने क्या किया है, हम लोग उन सब चीजों को कंसिडर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं सवाल क्या था। सवाल नंबर एक बोल रहा है नो गैलरी और सीम और सेक्शन शैल बी एक्सेड एटलीस्ट इन विड्थ। तो कोई भी गैलरी होगा ना, सीम और सेक्शन होगा, वो कितना से अधिक चौड़ा नहीं होगा, विड्थ मतलब चौड़ा नहीं होगा, किससे अधिक चौड़ा नहीं होगा। तो ये सीएमआर का साफ साफ कहना है कि कोई भी गैलरी का जो चौड़ाई होगा वो 4.8 मीटर ज्यादा नहीं होता है, और जो लंबाई जो हाइट जो होती है 3 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सी इज द परफेक्ट और करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे सी नंबर का जो जवाब होगा सही हो जाएगा। चलिए, अब दूसरा सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या हो रहा है, द सडन रिलीज ऑफ द प्लास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द पिलर रिजल्ट द वायलेंट बर्स्ट ऑफ कोल पिलर इज कॉल्ड। ये भी एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सवाल को आप देखिए ध्यान से, क्या लिख रहा है। बोल रहा है ना कि द सडन रिलीज ऑफ द इलेक्ट्रिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द पिलर, पिलर में जो जो एनर्जी है ना, जो स्टोर है वहां पे, वो अगर सडनली वायलेंट ब्रस्ट के साथ निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा था, आपको याद होगा अच्छे से डेफिनेशन वाला, तो डेफिनेशन में एयर ब्लास्ट, बम, ठीक है, रॉक ब्रस्ट, रेनफॉल, इन सब चीजों के बारे में बता रहा था। तो पिलर का ब्रस्ट हो जाना, पिलर का अचानक से फट जाना, वो भी वायलेंट साउंड के साथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बम। ऑप्शन क्या होगा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बम बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर बोला है हेडिंग एडवांस इन द डायरेक्शन एट द राइट एंगल टू द मेन क्लिप, ठीक है, आर कॉल्ड। तो जो मेन क्लिट होता है ना, मेन क्लिट के साथ 90 डिग्री एंगल में जो सीधा लाइन जो जाता है, जैसे स्ट्राइक लाइन के साथ सीधा जो लाइन में जो हम लोग 90 डिग्री एंगल पे जो हम लोग गैलरी चलाते हैं, उस गैलरी को क्या बोलते हैं, उसी को तो हम लोग बोर्ड्स बोलते हैं। बोर्ड्स का मतलब ही गैलरी होता है, उसको हम लोग गैलरी बोलेंगे। गैलरी का मतलब क्या था, बोर्ड, बोर्ड एंड पिलर, दैट इज अ बोर्ड मतलब गैलरी। यहाँ गैलरी के बारे में बोला जा रहा है ना। तो हेडिंग एडवांसिंग जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड्स बोलेंगे। बोर्ड्स मतलब गैलरी होता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए कि किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया था, अभी ध्यान में नहीं है मेरा, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसका क्या होगा, बोर्ड जवाब होगा। कोल माइंस, ठीक है, ऑपरेशंस आर द प्रोहिबिटेड फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ वाटर लोड एरिया। ये तो आप लोगों के लिए बहुत फेवरेट सवाल रहा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब दिए होंगे इसका, कि वाटर लोड एरिया जब भी आ जाए तो कितना हो जाएगा, 60 मीटर। 60 मीटर तक नहीं करते हैं, और कुछ बच्चे 45 मीटर मारे होंगे। तो यू ऑल आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, और आप लोग का सिलेक्शन WCL में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्यादा सोचने वालों को एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं होता है। आपको उतना ही सोचना है। देखिए यहाँ पे वाटर लोड एरिया बोला है और बाउंड्री वर्ड लिखा गया है, तो बाउंड्री और वाटर लोड एरिया में कितना होगा, 60 मीटर। अगर यहाँ पे रिवर लेक होता तब क्या होता, 15 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, 60 मीटर। इसका जवाब बोला है इन हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग H/V रेशियो ऑफ रीजनेबली गुड स्टोइंग रेट। तो H/V रेशियो, H का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यहाँ पे H और V का मतलब है वर्टिकल। तो इसमें देखो, जैसे ये वाला मेरा हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये H और V पूछा है। यहाँ पे क्या होगा, ये 7, ये होना चाहिए 7, और ये होना चाहिए 1, है ना। तो आप लोग पढ़े H/L रेशियो, है ना, यहाँ पे क्या है, H/V रेशियो। तो हाइट और लेंथ रेशियो करो, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेशियो में मैंने बात किया है, तो H/V रेशियो लिखा गया। यहाँ पे क्या होगा, 7:1। ये 7 होना चाहिए और ये 1 होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए 7:1। दोनों तरह से आपको कंसिडर करना पड़ेगा बाबू। आप सिर्फ एक तरह से देख के अगर रखे हो तो वैसे नहीं चलेगा। आपको एग्जामिनेशन में हर तरह का दिमाग को लगाना पड़ेगा कि वहाँ क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि टाइम ही वही है। एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे सवाल को सेट कर रहा है, वो चाहते हैं कि आप इस तरह से मिस्टेक करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। बोला मैक्सिमम रूफ एक्सपोज फॉर केविंग इज। तो केविंग के केस में मैक्सिमम रूफ एक्सपोज तो सबको पता है, हम लोग इसको बहुत बार बनाए भी, हम लोग इसको कहते हैं बहुत बार बनाए हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा, 62 to 90 स्क्वायर मीटर हो जाएगा ये वाला। और अगर वाला स्टोइंग होता तो कितना जवाब हो जाता इसका, तब इसका जवाब उभर कर आता जो होता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वो होता आपका, वो आपका जवाब आता क्या आता, 120 to 140 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द साइज ऑफ द पैनल, ठीक है, डिपेंड ऑन विच फैक्टर, ठीक है, डिपेंड होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक है, डिपेंड होना चाहिए। तो पी वर्ड की जगह पी टाइप हो गया।
तो डिपेंड ऑन विच फैक्टर, तो साइज ऑफ द पैनल किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, डेली प्रोडक्शन पे, इंक्यूबेशन पीरियड पे, बोथ पे, नन पे। इसका तो जवाब सिंपल है, वो बोथ हो जाएगा ना, दोनों चीज पे डिपेंड करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड पे, डेली प्रोडक्शन पे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, द वर्किंग प्लेस वेयर द वर्किंग टेम्पररी स्टॉप एक्सेसिबल, वर्किंग में भी फ्यूचर, देखो 3 बात बोल रहे हैं, वर्किंग अभी बंद है, स्टॉप है, एक्सेसिबल है मतलब वहां जा सकते हो, वर्किंग में भी फ्यूचर, फ्यूचर में वहां काम, ध्यान देखो 3 बात बोला गया है। अभी क्या है, अभी काम बंद है, टेम्पररी स्टॉप, ठीक है। दूसरा नंबर क्या, एक्सेसिबल जा सकते हैं, अब फ्यूचर में वहां काम होगा, तो तीनों को तीनों चीज को फुलफिल हो रहा है, वो डिसयूज भी और अनयूज भी, दोनों एक ही काम है। यहाँ क्या होगा, बोथ होगा। आपने से बहुत लोग इसको गलत किए हैं, और ये आप जो गलती किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, क्योंकि ऐसे सवालों में आप जब गलत करेंगे ना तो एग्जामिनेशन में जो गलती के चांसेस उठेंगे, तो अभी गलती करो वो, लेकिन एग्जाम में गलती मत करने, सारे सवालों पे एग्जाम में अच्छे से बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बोल रहा है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट द हाइट ऑफ द गैलरी शुड नॉट एक्सीड, डेवलपमेंट के समय गैलरी का हाइट कितना दिखनी चाहिए, 3 मीटर से ज्यादा तो होता नहीं है ना, ये तो सबको पता है, 9 नंबर का 3 मीटर होगा, है ना। ये दोनों एक ही सवाल का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द पार्टिंग बिटवीन द कंटीन्यूअस सीम, तो 9 मीटर के अंदर पार्टिंग होता है कंटीन्यूअस सीम का, तो 9 मीटर होगा इसका तो डेफिनेशन में ही है। द मिनिमम थिकनेस ऑफ द कोल सीम फॉर द अडॉप्टिंग द बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड, तो कोई भी सीम 1.5 मीटर मिनिमम चाहिए उसका थिकनेस, अगर उसमें बोर्ड एंड पिलर करना चाहते हैं। इन सारे सवालों का ध्यान देख लो। इसके बाद क्या है, द ग्रेडियंट फॉर इंक्लाइन सीम इज, तो इंक्लाइन सीम आपको बताया गया फ्लैट सीम होता है, इंक्लाइन सीम होता है, स्टिफ सीम होता है, वेरी स्टिफ सीम होता है। तो फ्लैट सीम अप टू 5 डिग्री और इंक्लाइन सीम क्या होता है 5 से 18 डिग्री तक, ये 5 से 18 डिग्री हो जाएगा। वाइल वर्किंग कंटिन्यूअस सीम, ठीक है, वेंटिलेशन में भी थ्रू कंटिन्यूअस सीम मतलब दो सीमों को कनेक्ट करना है, तो वहां पे वेंटिलेशन में भी किया जा सकता है। किसके थ्रू हम लोग करते हैं नॉर्मली, स्टेपल पिट, डेफिनेशन में हमें बताया था स्टेपल पिट में जब मैं पढ़ाया था, तो शुरुआत का पहला क्लास बेसिक जो क्लासेस में मैं स्टेपल पिट के बारे में बताया हूँ, और उसी में मैं समझाया था कि इसके थ्रू वेंटिलेशन भी होता है, साथ ही साथ कुछ सामान आना जाना हो उसको भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। द मिनिमम थिकनेस ऑफ कोल सीम फॉर एडप्टिंग द ब्लास्टिंग गैलरी मेथड, ये जो सवाल है आप लोगों को बहुत कंफ्यूज किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत लोगों को डाउट हुआ होगा। तो इसका जो ऑथेंटिक डेटा जो मुझे अभी तक मिला है वो 7 मीटर मिला है ना, 7 मीटर, 7 मीटर कम से कम थिकनेस चाहिए, बीजी मेथड को आप एडप्ट करना चाहते हो तो कम से कम 7 मीटर थिकनेस होना चाहिए, उससे कम में आप बीजी मेथड कर ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नो केविंग इज परमिटेड वेयर द थिकनेस ऑफ हार्ड कवर इज लेस देन एटलीस्ट, ये सवाल थिकनेस वाला टॉपिक का है, तो केविंग हो या स्टोइंग हो जो भी करना 7.5 मीटर का तो चाहिए चाहिए, 7.5 से तो काम चलने वाला है ही नहीं। फिर बोला हाउ मच पार्टिंग रिक्वायर्ड इफ लोअर सिम स्ट्रक्चर्ड बाय केविंग, यानी नीचे वाला सिम का कैसे काम करोगे बाबू, अब नीचे वाला सिम लोअर सिम स्ट्रक्चर्ड बाय केविंग, केविंग के द्वारा ले रहे हैं, एंड अपर सिम इज वर्जिन, ऊपर का सिम क्या है आपका वर्जिन है पूरा पूरी, है ना, ऊपर का सिम क्या है वर्जिन है, और नीचे वाला सिम में आप कैसे काम करोगे, केविंग मेथड में काम करोगे, तो उसमें क्या होगा 15T, कितना होना चाहिए 15T होना चाहिए। यही वाला अगर ऊपर सिम अगर डेवलप्ड होता तो कितना होता 100T, ठीक है, अगर डेवलप्ड होता तो 100T, लेकिन वर्जिन है ना तो 15T चाहिए, ठीक है, वर्जिन के केस में 15T चाहिए। नो वर्किंग सेल बी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नो वर्किंग सेल बी मेड एंड नो वर्क ऑफ एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर सेल बी कंडक्टेड एनी पॉइंट विद इन डैश ऑफ रेलवे, तो रेलवे से कितना मीटर तक होता है 45 मीटर होता है, सभी को पता है, रेलवे रोडवे यानी पब्लिक वर्क से 45 मीटर तक कोई काम नहीं होता है, तो 45 मीटर। ड्यूरिंग द डिप्लेयरिंग द पिलर शैल बी स्प्लिटेड अप टू मैक्सिमम इतना स्ट्रोक, तो मैक्सिमम 4 स्ट्रोक तक हम लोग पिलर्स को डिवाइड करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है पिलर को कितने भागों में बांटते हैं 4। फिर डीजीएमएस रिकमेंडेड दैट द एरिया हैविंग द कवर लेस देन डैश शुड नॉट बी डेवलप्ड, ये भी पार्ट आपका सेम टू सेम क्वेश्चन 15 का ये पार्ट है कि कितना मीटर का पार्टिंग चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए, 7.5 मीटर डेवलपमेंट में भी और केविंग में भी 7.5 मीटर का ही चाहिए। व्हेन स्टोइंग स्टेटस इज टू बी सेंड, ठीक है, डैश डे ऑफ एवरी मंथ, तो 10th डे ऑफ एवरी मंथ में स्टोइंग स्टेटस को हम लोग क्या करते हैं भेजते हैं, इसको भेजा जाता है। तो मोटा मोटी जो टॉपिक है सारा डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से अपलोड करूंगा, इसको मैं सेव करूंगा पहले कि यहाँ पे जो डेटा आया है सबका सब चीज को सेव कर देते हैं ताकि आप इन चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर पाओ, पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर देते हैं, फिर से इसको अपलोड करते हैं, फिर आपके सवालों को लेते हैं। ठीक है, फिर से मैं इसको अपलोड करता हूँ, फिर आपके सारे डिस्कशन को मैं लेता हूँ, 1 मिनट, फिर से मैं इसको अपलोड करता हूँ।
ताकि आपके पास आंसर मिलता रहे। अब एक एक करके मैं आपके सारे सवालों को लेता हूं, एक एक करके आपके सारे सवालों को लेता हूं। हेलो हेलो हेलो, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा ठीक है, देखो चलो देखो। अच्छा, क्लासेस में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज मैसेज कर दीजिए। क्लासेस में अगर साउंड वाउंड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले मैसेज करके मुझे बता दो यार। साउंड तो ओके है ना? ठीक है, तो चलो। वीडियो नहीं आ रहा है, साउंड ये मैसेज दिख रहा है ना, इसी पे मैं डिस्कशन करूंगा। अब आप लोगों का जो प्रॉब्लम था वो एक एक करके सारे सवालों को बताओ, मैं एक एक करके डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा ना भाई? क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ ना आज। आज क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसलिए क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा। चलो मैं एक एक करके पूछता हूँ। पहला एक, रुको एक मिनट। एक नंबर सवाल में किसी को डाउट है? फर्स्ट। दो नंबर में एक से लेके पांच तक किसी को डाउट है? जल्दी रिप्लाई करो, एक से लेके पांच तक जिसका है डाउट पहले रिप्लाई करो। पांच नंबर। चलो पांच नंबर पे सवाल है, क्वेश्चन नंबर तीन और पांच। तीन पांच, चलो तीन और पांच नंबर में देख लेते हैं। चलो रुको एक मिनट, बस बस मैं समझ गया। तीन और पांच नंबर का डाउट है, तीन और पांच में पहले बात करें। देखो तीन नंबर में सवाल क्या बोल रहा है? हेडिंग एडवांसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द राइट एंगल टू द मेन क्लिट। मेन क्लिट क्या होता है? वो मेन क्लिट मतलब होता है जो सर्वे, मेन क्लिट का मतलब होता है कि जैसे जो सर्वे लाइन लगाते हैं उसके साथ 90 डिग्री एंगल बना के जो हेडिंग्स आप चला रहे हो, तो 90 डिग्री हेडिंग्स में जो लाइंस चलाई जाता है ना, जो जो चलाते हैं हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं? हेडिंग को बोलते हैं गैलरी। हेडिंग का मतलब ही होता है गैलरी। और गैलरी को टर्म में क्या बोलते हैं? बोर्ड्स, दैट इज कॉल्ड बोर्ड, इसलिए यहाँ पे बोर्ड्स बोला गया। बोर्ड्स एंड पिलर, तो बोर्ड्स उसको बोलते हैं हम लोग, है ना। एंड प्लेस तो होगा नहीं, वॉल्स भी नहीं होगा, स्प्लिट्स भी नहीं होगा, क्या होगा? बोर्ड्स होगा। स्प्लिट कैसे बोलोगे उसको आप? इसको क्या बोलेंगे ना? बोर्ड्स बोलेंगे, ठीक है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? बोर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। ये इसका जवाब ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, पांच नंबर पे। बोला इन हाइड्रोलिक साइंड स्ट्रोइंग एच बाई वी रेशियो। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोग हो गए होंगे कि एच बाई वी रेशियो देखो होता है, आप लोग पढ़े क्या? आप लोग पढ़े एच बाई एल रेशियो। आप लोग क्या पढ़े? एच बाई एल। आपका ये एच है, ये एल। लेकिन मेरा सवाल में क्या था? मेरा सवाल है एच बाई वी। ये एच है, ये भी। एच का मतलब हॉरिजॉन्टल, वी का मतलब वर्टिकल। आप एच का मतलब पढ़े हाइट और एल का मतलब पढ़े लेंथ। और हम एच बाई वी लिखे मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेशियो लिखे, ठीक है। तो ये है मेरा। तो मेरा एच यहाँ पे है और वी मेरा यहाँ है। आपका एच ऊपर में है, आपका एल यहाँ पे। आपके अनुसार ये सात है और ये है आपका वन। मेरे अनुसार ये सात है और ये है वन, ठीक है। तो एच बाई वी रेशियो बोलेगा तो एच इज टू जब भी करेंगे ना तो क्या होगा? सात अनुपात एक होगा। माफ करना, सात अनुपात कितना होगा? एक होगा। सात अनुपात कितना हो जाएगा? वो एक हो जाएगा। तो सात अनुपात जब एक आप लिखोगे, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी वाला सही होगा। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन को सही किया गया, ठीक है। बहुत बार एग्जामिनेशन में आपको चकराने के लिए जैसा आप पढ़ के गए वैसे सवाल नहीं पूछते हैं। स्पेशली मैं तो नहीं पूछता हूँ, मैं कभी नहीं देता हूँ। मैं 20 में से दो सवाल ऐसे देता हूँ जो आपको दिमाग को चकराए, क्योंकि वही तो आपको एग्जाम में रिजल्ट बनाएगा बाबू। इस बात को तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब 6 से लेकर 10 के बीच बताओ कौन सा समझ में नहीं आया? 6 से लेकर 10 के बीच बताओ। एच वाई भी, मैं बोला कि एच वाई भी का मतलब मेरा है हॉरिजेंटल और वर्टिकल। एच का मतलब मेरा कहना है बाबू हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। अभी का मतलब वर्टिकल, तो हॉरिजेंटल होना चाहिए सात और वर्टिकल होना चाहिए वन। देखो मेरा सवाल को देखो, यहाँ एच बाई भी है तो पहले एच है, तो एच का मतलब पहले सेवन लिखना होगा और भी का मतलब फिर वन लिखना पड़ेगा, इसलिए सेवन इज टू वन होगा आंसर। चलो सेवन नंबर क्वेश्चन पे सवाल आया। सेवन नंबर देखो, पैनल का साइज, कोई भी पैनल का साइज होता है ना, दो चीज पे डिपेंड करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड और डेली प्रोडक्शन पे। ये तो बहुत कॉमन सवाल है, इसमें हम लोग बहुत बार डिस्कशन भी किए हैं, है ना। बहुत बार हम लोग डिस्कशन किए हैं। इसका क्या होगा? इसका इंक्यूबेशन पीरियड और इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। 10 नंबर का सवाल आया। 10 नंबर, व्हाट इज द पार्टिंग बिटवीन द कंटिग्यूअस सीम। बाबू कंटिग्यूअस सीम का पार्टिंग क्या होता है? 9 मीटर और लेस देन 9 मीटर वाले सीम को हम लोग कंटिग्यूअस सीम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो 9 मीटर में कौन कौन है, ठीक है। तो 9 मीटर वाला आ जाएगा। 9 मीटर वाला आंसर क्या है? 9 मीटर वाला बी ऑप्शन है, हो गया बी नंबर। अब 11 नंबर सवाल, द मिनिमम थिकनेस फॉर द कोल सीम फॉर अडेप्टिंग द बोर्ड इन पिलर मेथड। देखो ये बहुत
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब बोर्ड एंड पिलर मेथड काम करते हो ना तो आपको पता होना चाहिए कम से कम सीम का मोटाई 1.5 मीटर चाहिए। 1.5 मीटर से कम में आप बोर्ड एंड पिलर में काम नहीं कर सकते, 1.5 मीटर मोटा चाहिए। तो 1.5 मीटर मोटा सीम कहां से मिलेगा? 1.5 मीटर मोटा सीम चाहिए हमको, तो ये वाला हो गया। 13 नंबर पे सवाल आ रहा, 13 नंबर, वाइल द वर्किंग कंटिन्यूअस सिम वेंटिलेशन में भी थ्रू। देखो जब कंटिन्यूअस सिम होता है ना, तो कंटिन्यूअस सिम मतलब एक सिम नीचे दूसरा सिम ऊपर, तो ऐसा कोई सिम होता है इसमें एक सिम नीचे दूसरा सिम ऊपर होता है बाबू, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं ना, वहां पे हम लोग बीच में स्टेपल, बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, बीच में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बीच में हम लोग क्या दोनों कनेक्ट कर देते हैं, है ना, दोनों कनेक्ट, और इसी के थ्रू हवा पहुंचता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेपल फिट। तो स्टेपल फिट के थ्रू होता है, आपको पता है, दो सिम को जोड़ने के लिए जो काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेपल फिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, चलो 14 नंबर देखो, वो रहा है द मिनिमम थिकनेस ऑफ सीम फॉर एडेप्टिंग द ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। ये सवाल ना थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजन वाला होगा, आप लोग इस पे कंफ्यूज किए होंगे। जहां तक मेरे पास डेटा है 7 मीटर का डेटा है, 7 मीटर या उससे ज्यादा होना चाहिए बोर्ड एंड ब्लास्टिंग गैलरी मेथड को एडेप्ट करने के लिए। ये टॉपिक जो सवाल है, ये भी सवाल आप बोल सकते हैं सर ये तो पढ़ा ही नहीं अभी आप, और ऐसा सवाल क्यों दे दिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक बात जान लो, मेरे पास जब भी आप एग्जाम दोगे ना, तो 20 में से 2 सवाल, एक सवाल आपको थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल यू ऑल आर द डिप्लोमा स्टूडेंट, है ना, तो आपको एक सवाल मिलेगा ताकि आप अंदाज में अपना कितना सही कर पाते हो, आप गेस करके कितना सही मार पाते हो, ये भी आपको अपने एबिलिटी को बढ़ाना है। क्योंकि एग्जाम में जब भी आप एग्जाम देने जाओगे ना बाबू, तो 100 में से 100 सवाल कोई नहीं जानता है, सभी को 98, 95, 97 ही पता होता है, बाकी 3 सवाल को अनुमान से वो मारते हैं और उनका वो सही होता है, बस ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। नो केविंग इज पर, नेक्स्ट 15 नंबर, ठीक है 15 नंबर पे आते हैं। नो केविंग इज परमिटेड वेयर द थिकनेस ऑफ द हार्ड कवर इज लेस देन एटलीस्ट, ठीक है, तो कम से कम 7.5 मीटर होना चाहिए, केविंग मेथड में काम करने के लिए आपको 7.5 मीटर का चाहिए, स्टोइंग में भी 7.5 मीटर का चाहिए। देखो दोनों 15 और 19 नंबर एक ही सवाल है। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड हम लोग राहुल क्लास में डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा सा अनुमान बनाने के लिए कि आप लोग कितना अनुमान लगाकर सही कर पाते हो, इसलिए ऐसा सवाल दिया गया था। और कोई सवाल है? 19 नंबर सवाल है, 7.5 मीटर तो बता दिया मैं, स्टोइंग भी करोगे ना तो कम से कम 7.5 मीटर का हार्ड कवर चाहिए आपको इस मेथड में काम करने के लिए। 16 नंबर पे सवाल आ रहा है, 16 नंबर पे क्या है, 16 नंबर बोला है हाउ मच द पार्टिंग रिक्वायर्ड, हाँ देखो बोला हाउ मच पार्टिंग रिक्वायर्ड इफ लोअर सीम इज एक्सट्रैक्टेड बाय केविंग मेथड। नीचे वाला सीम को तुम क्या कर रहे हो, नीचे वाला सीम में केविंग कर रहे हो यहाँ पे, है ना, ये चैप्टर लास्ट में पढ़ाया था, लास्ट टॉपिक था, लास्ट वाला वीडियो देखो उसमें मिलेगा आपको। और ऊपर वाला सीम में क्या है, एंड एंड क्या है, एंड अपर सीम क्या है आपका, क्या है, बोला नो वर्किंग सेल बी मेड, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड और रिडक्शन, कितना 16 नंबर, हाँ हाँ ठीक है। तो इसमें क्या अपर सीम क्या वर्जिन है, अगर ऊपर वाला वर्जिन होगा और नीचे में आप काम करना चाहते हो केविंग से, तो आपको 15 टी का पार्टिंग होना चाहिए, 15 टी, है ना, ये मैं पढ़ाया था। तो 15 टी चाहिए तो इसका 15 टी होगा जवाब, ठीक है। 16 नंबर में कितना हो जाएगा, 15 टी चाहिए। 16 नंबर को मैं एक बार डायग्राम बना के फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। नहीं, स्ट्रोक जब भी चलेंगे ना बाबू, स्ट्रोक को 4 भाग ही डिवाइड करते हैं, स्लाइसिंग में हम लोग 6 भाग में लेते हैं, ठीक है। टी मतलब थिकनेस, टी मतलब लोअर सीम का थिकनेस। ये लास्ट टॉपिक का दीपक ना, लास्ट टॉपिक का लास्ट वीडियो देखो, तुम्हारा जो पढ़ाया गया है उसमें बताया गया है। चलो अब बहुत सारा डिस्कशन हो गया, थैंक यू सो मच आप सभी का। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल किसी का छूट गया होगा तो एक बार मैं बोर्ड में डायग्राम बना के समझा देता हूँ। मुझे डियर स्टूडेंट्स 2 से 3 मिनट का समय चाहिए, आप लोग जो इसमें से जो नोट डाउन करना चाहते हैं आप इसमें से फटाफट नोट कर लीजिए। एक्चुअली मैं जैसा टैब में मैं ऑन करके आप लोगों को मैं स्क्रीन से शेयर कर रहा था, मुझे कैमरा को सेटअप करके ऑन करना होगा, मुझे 2 से 3 मिनट का समय दे दो, ठीक है, प्लीज वेट 2 मिनट्स। तब तक आप लोगों के लिए मैं कुछ सवाल देता हूँ, आप इसको फटाफट सॉल्व करके देखो, ठीक है। आपको मैं एक सवाल दे रहा हूं, आप सॉल्व कर देगा, ठीक है। तब तक आप सॉल्व करके मैसेज करो, मैं आपको ये करता हूं। तो क्वेश्चन हम लोगों का मैं देके जा रहा हूं, आपको करना यह है, आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बोर्ड एंड पिलर में आप लोग मेथड पढ़ाए हो, ठीक है, और पढ़ाए हो, ये पढ़ाए हो ना, ठीक है। आपको करना यह है, आपको फटाफट क्या करना है, जल्दी से जितना भी, ठीक है,
जैसे आपको पता है कि डिसयूज्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है, अनयूज्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है ना, अबंडेंट का वर्किंग का मतलब क्या होता है। जो भी डेफिनेशन वाला पार्ट था ना, वो डेफिनेशन को लिख के सेंड करना है, ठीक है, कंप्लीट डेफिनेशन को लिख के सेंड करना है। फटाफट आप डेफिनेशन को लिख के सेंड करो, ठीक है। डेफिनेशन जो मैं लिखाया था ना, डेफिनेशन को सेंड कीजिए, को लिख कर सेंड करें, ठीक है। और प्लीज वेट 3 मिनट, 3 मिनट मुझे लगेगा सेटअप करने में। चलो गुड इवनिंग, साउंड आ रही है? हाँ भैया क्लास ले रहे थे। साउंड आ रही है? चलो, एक्चुअली लैपटॉप से पढ़ा रहा था वो, इसलिए थोड़ा सा वो साउंड का लेके इशू था, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। चलो, तुम लोग उम्मीद करते कि डेफिनेशन बहुत अच्छा अच्छा दिया होगा। मैं देख लेता एक बार। क्लोज, एनीवे कट गया, देख नहीं पाऊंगा, ठीक है। तुम लोग जो चैट के माध्यम से जवाब दिया मैं देख लेता हूँ। वाह वाह वाह, राहुल वेरी गुड। डिसयूज्ड अनयूज्ड वर्किंग वेरी गुड। विक्रम वेरी गुड। Faces the moving front of the any working place or any in by end of the gallery or roadway. Very good विक्रम राजवा, वेरी गुड। लाइट लो, लो है, कहाँ लो है यार, इतना हाईलाइट है।
लाइट ऑफ है क्या? लाइट लो लग रहा आपको? किसको किसको लाइट लो लग रहा भाई? रुको मत, रुको 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 रुको। परफेक्ट लाइट है यार, बहुत ज्यादा लाइट है। इतना में तो लाइट ज्यादा रहने से कौन सा रोग हो सकता है? वेरी गुड एमडी नाकिब, वेरी गुड। जिसका इसका जो जो लिखे भेज दो, भेज दो, भेज दो, देख लेता हूं मैं। चलो भेज दो। कितने लोग मेरे बातों को एक बार में सुनते, समझते और मानते, मैं देखना चाहता हूँ। एकदम रंजीत, शॉर्टकट मेथड, वेरी गुड। अंसारी वेरी गुड, वेरी गुड अंसारी, वेरी गुड। विकास बस एक बात इज्जत पे आ गई सर, अब क्या करें, भेजना ही पड़ेगा। आप ऐसा बातें कर देते हैं कि कौन कौन मेरा बात मानता है। सर हम भी तो मानते हैं, इसलिए तुम भेज रहा ना, सब समझ रहे हैं। वाह, किसका ये? सौरभ, वाह सौरभ, शशि वेरी गुड। चलो एक बार ना, मैं समझ गया आप लोगों ने मेहनत किया है, सबने भेजा है, सभी को भेजा है इसके लिए। आप सबने मेहनत किया और भेजा, ठीक है ना? आप सबने लिखा है, ये बात मुझे पता चल गई। और आप लोग थोड़ा सीरियस भी पढ़ाई को लेकर। बाबू चलो अब क्लासेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं, क्योंकि क्लासेस जितना देर से स्टार्ट होगी समय और बाकी चीजें बर्बाद होते रहेंगे, ठीक है ना? देखो, तो क्वेश्चन में कुछ टॉपिक, रिकॉर्डिंग तो ऑन है सुल्तान, डोंट वरी, और रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग शुरू से ही चालू। हम लोग क्लासेस को अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, अपना सेशन को, डिस्कशन तो हो गया, सारे सवाल जवाब हम लोग कर लिए कि क्या सवाल है क्या जवाब है, हम लोग मोटा मोटी सारी बातों को समझ लिए। अब हम लोग क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आज का टॉपिक और सेशन को आगे बढ़ाते हैं और क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए ये सवाल जो था, आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा कि अभी तक जो बच्चे एग्जामिनेशन में अटेंड किए थे, मेरा जो अनुमान होता है, मैं जो जो मैं एनालिसिस करता हूँ, आप नोटिस करना, पूरा क्लास में अगर 140 स्टूडेंट है तो उसका 30% में बोला था जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है। एक बात समझ लेना पढ़ने लिखने वाला का, कि कितना कंपटीशन कम है आप लोगों के लिए। 30% से कोई मतलब नहीं होता। देखो तुम अभी भी 42 स्टूडेंट्स एग्जाम दिए ही नहीं, 42 स्टूडेंट्स एग्जाम में है ही नहीं, उसका पता ही नहीं। वो लोग केवल आते हैं बस इसीलिए कि बस कोई बोल रहा है, कोई आ रहा है, कोई कर रहा है, इसलिए वो आते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं होता है, वो कभी सक्सेस नहीं कर सकते। बस 30% लोग, मतलब ये 42 ही स्टूडेंट्स आपका कंपटीशन है। ये 42 स्टूडेंट्स अगर अपने आप को बेस्ट बना लेना तो 40% आराम से रिजल्ट होगा, और आप खुद देखोगे कि रिजल्ट हो रहा है ना? आप खुद एनालिसिस करोगे। आप देखो अभी भी एग्जाम में देख लो, उठा के 42 बच्चे एग्जाम ही नहीं दिए। ये सच में बहुत अफसोस वाली बात है कि क्वेश्चन पेपर जो इतना अच्छा तरीके से सेट किया जाता है और आप इसका एग्जाम नहीं देते हो, इसका पूरा पेपर नहीं लिखते हो, तो थोड़ा सा तो बुरा लगता ही है कि हाँ एग्जाम देना चाहिए एटलीस्ट। कुछ बच्चों तो जेन्युइन रीजन होगा कि उनका कुछ कारण, एग्जाम वगैरह कुछ हो गया होगा, चलो कुछ फंस गए होंगे लोग, लेकिन बाकी लोगों को एग्जाम में अटेंड करना चाहिए था, क्योंकि एग्जाम ही एक ऐसा चीज जिससे आपको पता चलता है कि आप कितना लर्न कर पा रहे हो, आप कितना सीख पा रहे हो, ठीक है? तो इसलिए एग्जाम को देना चाहिए। और बाकी बच्चों का जो रिजल्ट है वो तो मैं, आप लोग को तो अपना नंबर पता चल ही गया होगा, और नहीं पता चला है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको भी शेयर कर दूं, ताकि आपको उन सारे चीजों का डिटेल्स मिलता रहे, मिल जाए, ठीक है? अब हम लोग आज का जो टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आज हम लोग वो कवर करेंगे, दैट इज द सीएमआर 111। आप लोग कोल माइंस रेगुलेशंस का सीएमआर 111 पढ़े हैं, तो सीएमआर 111 में क्या है? 111 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है जिसको याद कर पाना एग्जाम में, हर एग्जामिनेशन में आप देखेंगे उसे सवाल तो रहने की उम्मीद तो बहुत रहता है, और रहता भी है, लेकिन आप उसको लिख नहीं पाते हो। तो मैं एक ऐसा चार्ट, ऐसा टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा कि आप उस टेक्निक से ना इसको आसानी से आप याद कर पाओगे, आपका दिमाग में यह हमेशा के लिए रह जाएगा, ठीक है? तो उस टेक्निक्स
इसको मैं बताऊंगा आज के सेशन में। आज का सेशन का पहला पार्ट ये है। सेशन का दूसरा पार्ट आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स जो छूट गए थे, है ना, उस टॉपिक्स पे भी थोड़ा डिस्कशन आज कर लिया जाएगा, उस टॉपिक को भी बता दिया जाएगा। ठीक है बाबू, एक्चुअली बात यह है कि आज हम पूरा 3 महीने के बाद अपना घर गए थे और अभी मैं अपना घर से लौटा हूं, मतलब अपना गांव गया था, ठीक है ना, बंगाल में जहां मैं रहता हूं वहां गया था। आज पूरे 3 से 4 महीने बाद वो जो सरस्वती पूजा था ना उसी समय गए थे। उसके बाद आज मैं लौट के आया हूँ, पहली बार इतना दिन बाद गया, ठीक है, और अभी लौट के आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जब इतना दिन बाद कोई अपना घर जाता है तो उसका क्या हाल होता होगा, है ना, उससे किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी आज हम लोग पढ़ाई करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग नोट्स 2.1 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे, दैट इज द, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो पार्ट क्या है, वो पार्ट है आपका साथ, उस पार्ट आपको बताएगा किसके बारे में, फॉर्म के बारे में बताएगा। तो फॉर्म को भी हम लोग आज एक क्लास में याद कर लेंगे। हेलो, चलो हम्म, सुनो ना, एक बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो तो फिर से अपडेट। हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ, हाँ मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म के बारे में फटाफट याद कर लेते हैं। चलो फॉर्म को लिख के ना याद कर लेती, काहे ऐसा दिमाग खराब करता है रोज रोज। इसका तो इनरोलमेंट ही नहीं आया हुआ है, कहाँ से ऐड करूं मैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग फॉर्म को याद कर लेते हैं, सारा का सारा फॉर्म जो एज पर सीएमआर है। उसके बाद इस चार्ट को बना लेंगे ताकि क्या हो कि थोड़ा सा आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंट आ जाए कि हम लोग एक दिन में सारा का सारा फॉर्म को याद कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी हम लोगों के अंदर है सर, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लास में विद इन 15 मिनट्स, विद इन 20 मिनट्स, 20 मिनट्स चाहिए मुझे, 20 मिनट्स में मतलब एज पर सीएमआर जितना भी फॉर्म है ना वो सारा का सारा फॉर्म हम लोग अभी याद करेंगे। ठीक है, कोई भी फॉर्म को बिना बात के सारा का सारा फॉर्म को हम लोग याद करेंगे। तो फटाफट आप लोग कॉपी पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ जल्दी से, ठीक है, ताकि मैं उसको लिखवाऊं और आप लोग लिख के उसको याद कर पाओ। और आप लोग खुद सारा का सारा चीज का जवाब दोगे, आप खुद एहसास नहीं होगा कि मैं सारा का सारा फॉर्म याद कर ले। चलो फटाफट, एज पर सीएमआर 2017, तो सीएमआर 2017 का पहला फॉर्म के बारे में जानेंगे, 2017 का फॉर्म। ठीक है, तो सीएमआर 2017 में फॉर्म को क्या किया गया ना, डिवाइड किया गया, ए 1 2 3 4 करके उसका कैटेगरी सब कैटेगरी किया गया। तो पहला फॉर्म आपका है 1A, 1A, 1A फॉर्म क्या है वो, पहला फॉर्म। फॉर्म का कैटेगरी क्या है, फॉर्म 1। फॉर्म 1 का 4 पार्ट, 1A, 1B, 1C एंड 1D, ये 4 होता है। ठीक है, ध्यान से, 1A, 1B, 1C, 1D। अभी हम लोग इसको याद करेंगे, हम लोग लिखेंगे नहीं, हम लोग पूरा क्लास में इसको याद करेंगे। ठीक है, जितना भी है ना सारा फॉर्म एज पर सीएमआर 2017, सारा फॉर्म को हम लोग याद करेंगे। पहला इसको बोलते हैं नोटिस ऑफ ओपनिंग, लिखो नोटिस ऑफ ओपनिंग। कौन सा फॉर्म, नोटिस ऑफ ओपनिंग। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 3 और सेक्शन 16, रेगुलेशन नंबर 3 ब्रैकेट में लिख लो बाबू, रेगुलेशन 3 में जिक्र किया गया है और एक्ट का सेक्शन 16, सेक्शन 16 में इसका जिक्र है। रेगुलेशन 3 और एक्ट का सेक्शन 16 में इसका जिक्र किया गया है। नोटिस ऑफ रीओपनिंग, ध्यान से, नोटिस ऑफ रीओपनिंग क्या होगा, नोटिस ऑफ रीओपनिंग रेगुलेशन नंबर 6, इसका दोगुना, देखो 3 16 6। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नोटिस ऑफ, देखो आप ओपनिंग के किसी माइंस को, जब आप माइंस में काम करो तो पहले क्या करो, तो पहले तो आप ओपनिंग करवाना होगा ना, फर्स्ट यू नीड टू ओपनिंग। और अगर कभी किसी कारण से पहले से बंद है तो उसको रीओपनिंग करो। अगर कोई माइंस पहले से बंद है तो क्या करोगे, रीओपनिंग। और अगर मान लो नहीं ओपन है तो ओपन करो। तो पहले तो माइंस को ओपनिंग और रीओपनिंग करना होगा, है ना। और अगर ओपनिंग और रीओपनिंग हो गया और आपको जरूरत पड़ा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर मतलब कुछ मतलब मान लो काम खत्म हो गया तो क्या बीच में अचानक पड़ सकता है, उसका अबंडन करना होगा ना, क्लोज और अबंडन करना होगा। क्या करना होगा, क्लोज और अबंडन। देखो वो एक बात समझाते हैं, फॉर्म क्या होता है ना, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं तब समझ में आएगा आपको और दिमाग अच्छे से खुल जाएगा क्या होता है। फॉर्म का मतलब होता है एक ब्यौरा, ब्यौरा आप जिसमें लिख के दे रहे, फॉर्मेट एक ब्यौरा कि माइंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या क्या चीजें, तो उन ब्यौरों को क्या करते हैं फॉर्म में सजा दिए। इसमें फॉर्म मतलब मान लो 1A फॉर्म है या 2 1B है 1C, इसमें क्या है, इसमें माइंस का नाम, ओनर का नाम, लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है,
कौन सा इंक्लिनेशन चला था, कौन सा सीम चला था, कितने सारे इंट्रांसेस है, उस समय मैनेजर कौन था, उस समय एजेंट कौन था, उस समय सर्वेयर कौन था, ये सारा का सारा डिटेल्स ना उसमें लिख के देना होता है। आप जैसे माइंस को चालू किए, आप ऐसे बंद कर दो, वैसा तो नहीं होगा ना, उसके लिए तो ब्यौरा लिख के देना पड़ेगा ना। तो जिस फॉर्मेट में हम लोग लिख के देते हैं माइंस का ब्यौरा कि हाँ ये माइंस का सारे डिटेल्स है, तो ओपनिंग वाला देते हैं 1A में। ओपनिंग का जो ब्यौरा होता है किसके अनुसार दिखता है, 1A में दिखता है, और रीओपनिंग का दिखता है 1B में। ठीक है, दोनों लगभग सेम होता है। और 1C में क्या होता है, क्लोज और एबंडेंट का। तो आप माइंस को ओपनिंग किए, रीओपनिंग किए, अब मान लो काम खत्म हो गया तो क्लोज कर दिए। और एक स्पेशल केस आप लोग का हो सकता है ना, क्या हो सकता है, दैट इज द नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यू। नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यू, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यू। देखो अब सवाल है कि सर इसमें स्पेशल क्या, हम तो इतना पता है, स्पेशल बात अभी मैं बताऊंगा। देखो आप कैसे याद रखोगे, 1A तो ओपनिंग वाला है और 1B रीओपनिंग वाला, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि खदान पहले खुलेगा ही, पहला तो वो खदान खुलना ही है। लेकिन C देखो यहाँ क्या, C का मतलब क्या होता है, क्लोज। C का मतलब क्या होता है, सीधा रिलेट करो, क्लोज। C का मतलब क्लोज, तो 1C फॉर क्लोज। और D का मतलब क्या था, डिसकंटिन्यू, तो डिसकंटिन्यू। ठीक है, इस तरह याद रखना आपको। 1C का मतलब तो क्लोज, सो नोटिस ऑफ क्लोज 1C में। और D का मतलब क्या था, डिसकंटिन्यू, सो नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यू 1D में। कभी जीवन में नहीं भूलेगा बाबू, इस बात को ध्यान में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो, जिंदगी में कुछ हो जाएगा। 1A का मतलब ओपनिंग, B का मतलब 1B मतलब रीओपनिंग, 1C का मतलब क्लोज, C का मतलब क्या हो गया, क्लोज हो गया, और D का मतलब क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, डिसकंटिन्यू में चला गया वो। ठीक है, ध्यान से देख लो, एकदम एक बार में दिमाग में बैठ जाएगा, चारों को चारों फॉर्म एकदम भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको देख लो दिमाग में, मैं फटाफट पूछूंगा, आप लोग को जवाब देना है। जल्दी से दिमाग में बैठा रख लो, मैं पूछूंगा अभी थोड़ा देर में, जल्दी इसको दिमाग में बैठा लो। तो पानी प्यास लग गया, तो पानी लेकर पानी लेकर आते बाबू। ठीक है, एक मिनट, बोतल हमारे ग्लास पानी। घर में कोई नहीं रहना बिना। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, इसको मिटाने के बाद देखता हूं आप लोग याद कर पाए कि। रेगुलेशन नंबर देख लो अच्छे से, 3655। ठीक है, रेगुलेशन 3655। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। चलो फटाक से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो, आज एक क्लास में जवाब दो, जो आप बताओगे वही लिखूंगा। 1D डिसकंटिन्यू, सॉरी क्लोज, क्लोज किस में होगा, क्लोज, क्लोज किस में होगा, क्लोज, क्लोज किस में करें, क्लोज फॉर C फॉर क्लोज, यस 1C फॉर क्लोज। रीओपनिंग किस में करेंगे, रीओपनिंग, रीओपनिंग किस में होगा बाबू, रीओपनिंग, रीओपनिंग किस में करेंगे, 1B, रीओपनिंग किस में होगा, 1B, वेरी गुड। और ओपनिंग किस में होगा, ओपनिंग, ओपनिंग का नोटिस किस में करेंगे हम लोग, ओपनिंग का नोटिस 1A में करेंगे, वेरी गुड, 1A में नोटिस देंगे ओपनिंग का। ठीक है, 1A में देंगे। डिसकंटिन्यू का क्या है, डिसकंटिन्यू का स्पेलिंग क्या चाहिए, 1D। ठीक है, कभी भी तुम भी इतना ध्यान से नहीं देखा होगा, कितना ध्यान से इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, मैं जैसे बता रहा हूं, तुम लोग क्लास करते जाओ, देखना सब चीज इतना आसानी से पानी की तरह याद हो जाएगा, तुम सोच भी नहीं सकता है। चलो फॉर्म नंबर 2, हेडिंग नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, फॉर्म 2। अब हम लोग टॉपिक पर चर्चा करेंगे बाबू 2A। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं बताना चाहूंगा ना, सच में जब इंसान का ना फैमिली कंडीशंस थोड़ा खराब होता है ना, तो बहुत दिक्कत होता है। बाबू का ना बहुत तबियत खराब था, इतना तबियत खराब था ना मेरे बाबू का, मतलब स्टार्टिंग का ना, अब जन्म से ना वो पहले तो 30 दिन तक एडमिट ही था NICU में। आप सोच सकते हो उसका स्थिति क्या होगा, 30 दिन तक एडमिट था। उसके बाद लोकल का कोई डॉक्टर तो उसको मतलब ट्रीटमेंट मतलब कर ही नहीं पा रहा था। फिर फाइनली तो हम चेन्नई जाने वाले थे, वो तुम्हारा क्या बोलता अपोलो में, पर किस्मत भगवान का बहुत दया है और आप लोगों का भी सहयोग रहा, बहुत लोगों को पता था इस बारे में, तो सब लोगों ने मिलकर ना थोड़ा बहुत जो होता है ना गुडविल, ठीक है, भगवान से प्रार्थना करना, उस वजह से थोड़ा सा तो उनका उसका हालत में सुधार है और अभी वो ठीक ठाक है। तो अभी मैं थोड़ा गांव में उनको छोड़कर आया हूँ, घर पे छोड़कर आया हूँ, ठीक है, कुछ दिन के लिए। ठीक है, और अभी लौटा, मैं अभी जस्ट ट्रेन से लौटा हूँ और अभी मैं क्लास ले रहा हूँ। मतलब मैं जस्ट ट्रेन से लौटा, घर पहुंचे, मुश्किल से 7 से 8 मिनट समय मिला आप लोग क्लास लेने में, मैं क्लास स्टार्ट कर दिया। इसलिए हो सकता है 2 बातें मैं आज क्लास में बोलूंगा। पहला बात, एक
कि हो सकता है आज क्लास कम हो, और दूसरा इन्फॉर्मेशन बात ये हो सकता है सप्ताह 5 क्लास हो। तो दोनों चीज के लिए तुम लोग अलर्ट रहना बाबू कि आज इस सप्ताह हो सकता है 5 क्लास ले, क्योंकि पिछले क्लास में भी मैं देखा कि मुझे पढ़ा के संतुष्टि नहीं मिला अंदर से, है ना, मुझे जो संतुष्टि चाहिए ना वो नहीं मिला। तो हो सकता है इस सप्ताह आप लोग 5 क्लास मतलब हो, ठीक है ना, 5 क्लास में लूंगा, इसलिए आप लोग अगबगाना मत, ठीक है। आप देखो पहला नंबर इसमें 2A में क्या है, नोटिस ऑफ चेंज इन नेम ऑफ माइंड, नोटिस ऑफ चेंज इन नेम ऑफ माइंड। देखो ध्यान से, नेम ऑफ माइंड, देखो नोटिस ही है, नोटिस ऑफ, ठीक है, नोटिस ही देना है क्या चीज के लिए, चेंज इन नेम ऑफ माइंड, माइंस का नाम बदलना है आपको। पहले किसका नाम बदलना है, माइंस का नाम। आप प्लान देखते हो बाबू, अच्छा ठीक है, मैं इसको बाद में चर्चा करता हूं, ठीक है। तो प्लान, आप प्लान देखो, प्लान में क्या होता है, पहले माइंस का नाम लिखा रहता है, बहुला कोलेरी, शंकरपुर कोलेरी, धोई खास कोलेरी। उसके बाद क्या होता है, उसके लिए उसका ऑनर का नाम होता है। तो दूसरा पहले माइंस का नाम हो गया, फिर क्या होगा, नोटिस ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, नोटिस ऑफ चेंज इन, ठीक है, ऑनरशिप नेम, ऑनरशिप नेम। आप प्लान को देखो ना, प्लान से समझ में आ जाएगा, प्लान में सारा कुछ है। आप कोई प्लान को ध्यान से देखो, यहाँ पर चेंज इन लिखा है ना, मैं छोटा में लिख दिया चेंज इन, ठीक है। तो आप प्लान में देखो, पहला होता है आपका माइंस का नेम, उसका नीचे उसका ऑनर का नाम होता है, CCL, ECL, WCL जो भी है उसका नाम होता है। तो आप इस तरह से याद रखो, प्लान में देखते हो कि पहला नाम किसका है, पहला है आपका माइंस का नाम, दूसरा नाम है ऑनर, यानी पहला खदान होगा तब जाकर उसका क्या बनेगा, उसका ऑनर बनेगा। अब जो ऑनर है तो ऑनर का क्या होगा, एक परमानेंट एड्रेस होगा, एड्रेस, तो एड्रेस भी चेंज करवा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। सॉरी यार, क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं, नोटिस ऑफ, ठीक है। आप लोग अगर देखो वो एक बात आप लोग याद रखना कि कभी मान लो पढ़ाते वक्त अगर स्पेलिंग वगैरह थोड़ा मिस्टेक हो जाए ना, आप लोग सुधार लेना, क्योंकि ऐसा स्वाभाविक है, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ, दिमाग भी चला रहा हूँ, और साथ ही साथ क्या है ना, मैं लिख भी रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। नोटिस ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस है ना, एड्रेस ऑफ ऑनर एजेंट मैनेजर। अगर इनका एड्रेस में बदलाव होता है, इनका एड्रेस चेंज करना होता है, तो किस में देंगे, 2C में देंगे। देखो पहला माइंस का नाम, फिर ऑनर का नाम, फिर उनका एड्रेस, ओनर एजेंट मैनेजर का एड्रेस, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन, अब जैसे मान लो आपका माइंस खुल गया, ठीक है, आप ऑनरशिप में बैठा दिए, आप एड्रेस भी उनका बता दिए। अब इसके बाद क्या करना, आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, किसको, ओनर एजेंट मैनेजर को अपॉइंट करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट, इसमें किसका नोटिस अपॉइंटमेंट रहेगा, ऑफ किसका, ठीक है, एजेंट, मैनेजर, इंजीनियर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, सर्वेयर वगैरह सारे एक्सेट्रा जितने भी आता है ना, यहां तक कि जो आपका रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट होता है ना, उनका भी जाता नोटिस इसी में, क्या भाई मेरा ये अपॉइंट किया गया नया, ये मैनेजर नया है, ये नया है, ये नया है, इसके लिए, ठीक है। और एक होता है आपका नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ऑन एजेंट और मैनेजर। अगर नोटिस ऑफ टर्मिनेशन, अगर मान लो किसी को टर्मिनेट किया जा रहा है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंट स्लैश मैनेजर, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, आपको रेगुलेशन नंबर पता नहीं चला होगा डियर स्टूडेंट्स, तो मैं रेगुलेशन नंबर सबको आसानी से याद दिला देता हूं। सबका रेगुलेशन नंबर 7 है। रेगुलेशन सबका कितना बाबू, सबका 7, सबका 7, सबका 7, सबका 7। हमारा जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका क्या है, 7 है। तो सबका 7 वाला हाल है यहाँ पे, जल्दी से देख लो इसको फटाफट कि सबका 7 क्या है। मैसेज आया, जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट, अभी इसको याद करेंगे हम लोग। पूरा जितना फॉरम है ना, इसमें टोटल 7 फॉरम है। 7 फॉरम को बोला मैं 10 मिनट में याद करवाऊंगा, 10 मिनट में, 20 मिनट में याद करवाऊंगा। 10 मिनट खत्म हो चुका है, 10 मिनट बचा है। बाबू मेरा चैलेंज है ये, मुझे याद करवाना सारा चीज, इसलिए बाबू मुझे जल्दी से करवाने दो, जल्दी से लिखो इसको, है ना। मैं सभी चीज को मैं बोला हूं याद करवाऊंगा तो याद करवाऊंगा, जल्दी इसको नोट डाउन करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, पहला किसका चेंज करना है, ऑनर, माइंस का नाम चेंज करना है, दूसरा में ऑनर का नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, और अपॉइंटमेंट और टर्मिनेशन। बस अपॉइंटमेंट जब भी आएगा तो 1 डे, और टर्मिनेट, अपॉइंट हुआ तो टर्मिनेट भी होगा, टर्मिनेट होगा तो 2 डी, और टर्मिनेट के लिए 2 ई,
ए में क्या है, नेम माइंस का नाम, बी में क्या है, ओनरशिप का चेंज करना नाम, एड्रेस के लिए सी है, और अपॉइंटमेंट के लिए डी है, और टर्मिनेट के लिए ई। ठीक है, इस डेटा को आप ध्यान से देखो, ध्यान से इसको एनालिसिस करो, दिमाग में थोड़ा इसको बैठाओ, क्या क्या लिखूंगा मैं। ठीक है, ये डेटा आपका दिमाग में जाके एक बार में छप जाएगा और आपको ऐसे याद हो जाएगा। ध्यान से देख लो, ठीक है, पूरा का पूरा चीज को याद। कुछ बच्चों को पहले से याद होगा, नो डाउट, बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो बाकी लोगों को जिनको याद नहीं, आप ऐसा करके याद करो, लेकिन भूलना नहीं इस चीज को। ठीक है ना, भूलना नहीं। तो फटाफट इसको देखो और इसको याद कर लो। चलो अब मैं बात करता हूं, इसको मिटा कर थोड़ा थोड़ा पूछूंगा पहले कि आप लोग इसका जवाब दे पाते हो कि नहीं, कि कितना आपके दिमाग में गया। चलो वो बताओ, अपॉइंटमेंट का नोटिस कौन सा में होगा, अपॉइंटमेंट, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट, जल्दी से। ठीक है, 2D, ठीक है, अपॉइंटमेंट का 2D है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो, ओनरशिप, ओनरशिप का नाम चेंज करना है, ओनरशिप का नाम चेंज करना है, 2B में होगा ऑनर्स। और अगर मान लो कि माइंस का नाम चेंज करना है, तो माइंस का नाम चेंज करना है तो क्या होगा, 1A होगा, वेरी गुड। और टर्मिनेट करना हो तो किसमें होगा, टर्मिनेट करना है तो, टर्मिनेट करना है तो किसमें होगा, टर्मिनेट अगर करना है किसी को तो किसमें करेंगे हम लोग, टर्मिनेट करने के हम लोग 2E का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्म 2E का इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा। डियर स्टूडेंट्स, माइंस को क्लोज करना है, किसमें करेंगे, माइंस क्लोज, माइंस क्लोज, माइंस क्लोज किसमें करेंगे, माइंस क्लोज किसमें करेंगे, माइंस क्लोज करना किसमें करेंगे, माइंस क्लोज 1C में करेंगे। ठीक है, रीओपनिंग किसमें करेंगे, रीओपनिंग, रीओपनिंग किसमें करेंगे, रीओपनिंग, रीओपनिंग किसमें करेंगे, 1B में करेंगे। वेरी गुड, रीओपनिंग किसमें करेंगे बाबू, 1B में करेंगे। और ऑनर का अगर एड्रेस चेंज करना हो तो किसमें करेंगे, ऑनर का एड्रेस चेंज करना हो तो किसमें करेंगे, ऑनर का एड्रेस किसमें चेंज करेंगे, वेरी गुड, ऑनर का एड्रेस वो 2C में चेंज करेंगे। ठीक है, ऑनर का एड्रेस किसमें चेंज करेंगे, 2C में करेंगे। और डिसकंटिन्यू किसमें करेंगे, डिसकंटिन्यू, माइंस को डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू 1D में करेंगे। किसमें करेंगे बाबू, डिसकंटिन्यू 1D में। अच्छा, ये रेगुलेशन नंबर कितना है, 1D कौन सा रेगुलेशन में है, किस रेगुलेशन में बोला गया है, 1D रेगुलेशन नंबर क्या है, रेगुलेशन नंबर 5 है। 2 का सारा रेगुलेशन कितना है, 7 रेगुलेशन नंबर में, 2 का सारा फॉर्म 7 रेगुलेशन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब फॉर्म नंबर 3 का बात करेंगे, फॉर्म, अच्छा फॉर्म 3, चलो फॉर्म 3, फॉर्म 3 तो बहुत आसान है, फॉर्म 3 बहुत आसान है, सिंपल एनुअल रिटर्न। क्या होता है, एनुअल रिटर्न, बस एक ही में, रेगुलेशन नंबर 4, एनुअल रिटर्न, रेगुलेशन नंबर 4। फॉर्म 3 में क्या है, एनुअल रिटर्न, बस रेगुलेशन नंबर क्या है, 4। एनुअल रिटर्न का जिक्र किसमें किया गया, रेगुलेशन 4 में बोला गया। ठीक है, तो एनुअल रिटर्न, बस यही एक ही तो याद करना है। ठीक है, यहां तक आसानी से याद हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब 4, 5, 6 हम लोग एक साथ याद करेंगे और सब खत्म। ठीक है, चलो फॉर्म 4, फॉर्म 4 में 3 भाग, फॉर्म 4 का 3 भाई, फॉर्म 4 का 3 भाई, इसका 3 भाई है। पहला भाई का नाम है 4A, दूसरा भाई का नाम है 4B, और तीसरा भाई का नाम है 4C। एक ही भाई है सब, है ना, ध्यान से। ये क्या है, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंस, इसको कब देते हैं, विद इन 24 आवर। ये सब है, ये क्या है ना, एक्सीडेंट का है, ये क्या है, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट का है ना, ये एक्सीडेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, क्या होगा, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंस। हाँ चंदन, हेलो, हाँ चंदन, डेंजरस ऑकरेंस ये क्या बोलते हैं हम लोग, विद इन 24 आवर, याद रखना इसमें, विद इन 24 आवर, क्या होता है बाबू, विद इन 24 आवर। कौन सा रेगुलेशन में इसका जिक्र किया गया है, रेगुलेशन नंबर लिख लो, रेगुलेशन नंबर 8। पहला वाला कौन सा रेगुलेशन था, 7, इसमें रेगुलेशन नंबर क्या चलेगा, 8, इसमें सब रेगुलेशन 8 होगा। ध्यान देना ही वाला बात है, रेगुलेशन नंबर 8, भूलेगा तभी नहीं, जो मैं बता रहा हूं ध्यान सुनते जाओ, रेगुलेशन नंबर 8। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 2B, डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर ऑफ डिजीज और इंजर्ड पर्सन टू बी सेंट, डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर, ध्यान से लिखना, डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर्स। ठीक है, डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर्स मतलब जो आदमी इंजर्ड हुआ है, घायल हुआ है, ठीक है, ऑफ डिजीज, डिजीज और, ठीक है, स्लैश इंजर्ड,
अगर कोई आदमी इंजर्ड हुआ है या कोई तरह का बीमारी हुआ ना, इंजर्ड पर्सन टू बी सेंड, इसको हम लोग भेजेंगे टू बी सेंड। कब भेजेंगे हम लोग? विद इन 7 days। देखो एक बात याद रखना, अगर 7 दिन का हो तो 2B में रेगुलेशन नंबर कौन सा होगा? रेगुलेशन नंबर वही आपको जो मैं बताया, ये 8 का सीरीज चलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर रिटर्न टू हिज ड्यूटी विद इन 15 days। इसमें लिखो लास्ट वाला, डिटेल्स ऑफ, तीनों समझाऊंगा मैं, पहले लिख लो आप, अभी लिखवा भी नहीं रहा, सिर्फ लिखो आप पर्टिकुलर्स, ठीक है, ऑफ, ठीक है, पर्टिकुलर्स पर्सन लिखो, पर्सन, ठीक है, रिटर्निंग टू ड्यूटी 15 days लिखो, 15 days फ्रॉम रिटर्निंग टू हिज ड्यूटी। मैं तीनों बात समझा देता हूँ, तब समझ में आएगा आपको ये क्या, क्यों ऐसा किया जा रहा, 3 फॉर्म क्यों लिखा है, सारा का सारा बात के बारे में बताते हैं। बाबू देखो ध्यान से, ये हो गया 1 2 3, बहुत आसान है। 1 2 3 जितना बोलना आसान है ना, 1 2 3 बचपन से सीखे, तो तीनों फॉर्म तो आसान था, आप लोग देखे 1A 1B 1C 1D, माइंस से रिलेटेड है, नोटिस से रिलेटेड, ओपनिंग, ठीक है, रीओपनिंग, क्लोज और डिसकंटिन्यू, ठीक है। फिर पहला माइंस का नाम चेंज करना है, 1B में आपका ओनरशिप का नाम चेंज करना है, फिर एड्रेस चेंज करना है, फिर अपॉइंटमेंट देना, टर्मिनेशन देना। 3 में तो एनुअल रिटर्न है, ये तो आसान था 1 2 3। 4 वाला भी बहुत आसान है, सिर्फ समझने का फेरा है। अब देखो क्या होता है ना, जब कोई माइंस में एक्सीडेंट घटती है ना, तो डीजीएमएस चाहती है कि कोई उस बात को दबाए ना, और मैनेजमेंट चाहता हमेशा कि उस चीज को दबाए, उस घटना को दबाए। तो इसलिए ऐसा नियम बनाया गया है ना कि कोई आदमी चाह के भी नहीं दबा सकता। कैसे नहीं दबा सकता मैं बताता हूँ। नियम बोलता है कि कभी कोई एक्सीडेंट होता तो फोर्थविथ आप आरआई को बताओ, और 24 घंटा के अंदर अंदर आप आरआई, सीआई, डीएम सबको इंफॉर्मेशन दो जो है। और सीएपीसी कंपनसेशन अथॉरिटी फॉर पेमेंट फॉर कंपनसेशन, उसको भी आपको देना पड़ेगा नोटिस साथ में, अगर ऐसा हुआ है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल डीएमएस को देना पड़ेगा, अगर आपके माइंस में इलेक्ट्रिकल की वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ है तो साथ में आपको सबको बताना पड़ेगा। तो 24 घंटा के अंदर सबको बताओ, लेकिन इमीडिएट आप आरआई को बताओ क्या हाँ ऐसा घटना घटा है, तो आप 24 घंटा में बताया फंस गए, ठीक है। अब उसका सारा ब्यौरा कि वो आदमी बीटीसी कब किया था, पीएमई कब किया था, उसका एडिक्टेशन क्या था, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, वो फैमिली में कैसा रहता था, हाजिरी उसका कैसा चलता था, अटेंडेंस क्या था, लॉन्ग एब्सेंटिज्म था कि नहीं, सारा चीज का ब्यौरा के बारे में, किस डेजिग्नेशन पे काम करता था, इससे पहले उसका डेजिग्नेशन क्या था, लास्ट बीटीसी क्या था, लास्ट पीएमई क्या था, ये सारा का सारा डिटेल्स ना बाबू हम लोग उसको। हाँ चंदन, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा चंदन, किसी और का नंबर से फोन करो बाबू, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। तो बाबू देखो, तो उस सारा का सारे डिटेल्स को ना 7 days में भेजेंगे। यार ये फोन करके परेशान है। हाँ चंदन, हेलो, रुको हम फोन लगा दो, रुको बाबू, सारा का सारा डिटेल्स को ना वहां भेजेंगे हम लोग, कितना दिन में? 7 दिन में भेजेंगे। तो पहला तो 24 घंटा में भेज देंगे, तो वह 4A में, और 4B में 7 दिन में। हाँ चंदन, आवाज आ रहा है? हेलो, तुम्हारा मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है भाई? हेलो, ठीक है। और जब वो आदमी काम पर मान लो लौट आया है ना, मान लो ज्वाइनिंग कर लिया, तो ज्वाइनिंग करने के बाद उसका सारा ब्यौरा हो, किस तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट चला, कितना उसका दिन रहा नहीं रहा, क्या क्या उसका जो भी दिक्कत उक्कत था ना, सारा लेके ना 15 दिन के अंदर एक डिटेल रिपोर्ट बना के सबमिट करेंगे। तो 3 तरह का रिपोर्ट होता है, 4A में एक अलग, 4B में अलग, 4C में अलग। आपको याद रखना बाबू इसके साथ डेटा, 4A में 24 घंटा वाला, 4B में 7 दिन वाला, और 4C में 15 दिन का डेटा। ये 3 डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, तीनों के बारे में। तो नोटिस आप देखो ध्यान से, आप देखो क्या बोले हम आपको क्या बोले थे, हम आपको बोले थे कि एक्सीडेंट के बारे में यह है, तो एक्सीडेंट 24 आवर में बोलेगा तो कौन सा फॉर्म 4A, 7 days में बोलेगा तो 4B, और 4C में आपका क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा 4C में, आपको 15 days रिटर्निंग ड्यूटी में रिटर्न होने के बाद। ये हो गया आपका। अब इसके बाद 3 फॉर्म और बचा है, इसके साथ ही मैं इसको तीनों फॉर्म को पार कर देता हूं, ठीक है। एक है तीसरा नंबर नेक्स्ट फॉर्म, अब इसको मैं मिटा दू इसको मिटा देता हूं, इसको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, वीडियो नहीं, स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, बाकी लोगों को तो दिख रहा है। चंदन आपका नेटवर्क इशू है, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है।
क्या दिक्कत हो रहा है? मिटा देता हूं ना, चलो इसको मैं मिटा देता हूं। अब फॉर्म 5, 6, 7, 3 तो जो बचा है इसको फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं और इसको याद कर लेते हैं, ठीक है? अभी देखो सब याद हो जाएगा। फॉर्म नंबर 5, फॉर्म नंबर क्या होगा? फॉर्म 5, फॉर्म 5 में बात करते हैं, फॉर्म 6 में बात करें एक साथ। ये सब इकलौता है, अब फॉर्म 7 भी इकलौता है ना? इस सब इकलौता फॉर्म है, इसको अब खत्म करेंगे जल्दी से लिख के, ठीक है? फॉर्म क्या 5 क्या है? नोटिस ऑफ डिजीज। पहला 4 में एक्सीडेंट था तो 5 में क्या होगा? डिजीज वाला होगा। ये नोटिस ऑफ डिजीज, नोटिस ऑफ नोटिफाइंग डिजीज का एक्चुअली है ये, ठीक है? ठीक है, नोटिस ऑफ डिजीज, DI स्पेलिंग तो गलत लिख रहा हूं, DISEASES, DISEASES डिजीज, ठीक है? अंडर एक्ट 25, ठीक है? अंडर सेक्शन 25 लिख लो, अंडर सेक्शन 25, अंडर सेक्शन 25 के अनुसार ये ना नोटिफाइंग डिजीज क्या है? ये क्या है? वो नोटिफाइंग डिजीज का है, ठीक है? किसका है? नोटिफाइंग डिजीज का है, ठीक है? ये नोटिफाइंग डिजीज के बारे में यहां पर बोला गया है। ये नोटिफाइंग डिजीज का जो भी होगा इसके बारे में देते हैं हम लोग। और ये कौन सा रेगुलेशन में है? ये रेगुलेशन में है, ये सेक्शन 25 है, ठीक है? अंडर सेक्शन 25। और ये रेगुलेशन नंबर कौन सा? रेगुलेशन नंबर किसमें जिक्र किया गया इसके बारे में? इसका रेगुलेशन नंबर आपका होगा 9, सही है। चलो रेगुलेशन नंबर 9 में बोला गया। अब फॉर्म 6 में क्या है? पॉइंटिंग आउट कंट्रावेंशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम लोग इस पे लगातार काम करते रहते हैं। इस पे क्या होता है मैं थोड़ा समझा देता हूं और कैसे होता है इसके बारे में बता देता है, ठीक है? तुम भी कभी काम करोगे तो क्या केयर रखोगे भी बताएंगे। पॉइंटिंग आउट कंट्रावेंशन, हमारे पीओ साहब इसके लिए बहुत अलर्ट रहते हैं, ठीक है? ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, और इसका रेगुलेशन कितना में है? इसका रेगुलेशन 117 में, ठीक है? ठीक। और लास्ट में मैनेजर चार्ज रिपोर्ट बताते हैं दोनों के बारे में, ठीक है? देखो वो अब सारा का सारा याद हो गया होगा आपको, मुझे जहां तक पता है, ठीक है? आप सबको सब याद कर लिए हो, ठीक है? मोटा मोटी सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो आप देख लो इसको फटाक से, जल्दी से, जो याद नहीं उसको मैं याद करवा देता हूँ 2 मिनट में। देखो नोटिस 4 में क्या था? 4 में था एक्सीडेंट वाला। तो माइंस में जिस तरह एक वर्कर का जान जाता है एक्सीडेंट की वजह से, उसी तरह से डिजीज होने पर भी ना उस आदमी का जीवन जो है ना दुश्वार हो जाता है। तो नेक्स्ट 5वां नंबर क्या है? डिजीज के ऊपर है, और वो भी नोटिफाइंग डिजीज के ऊपर है। जैसे आप लोग सुने होंगे न्यूमोकोनोसिस, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, कैंसर ऑफ लंग्स, इन सारे डिजीज का नाम सुने होंगे जो कि नोटिफाइंग डिजीज है। स्पेशली गैजेट्स में नोटिफाई किया गया कि हाँ ये सारे डिजीज अगर होते हैं तो कंपनी उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है? कंपनसेट करना पड़ेगा। छठा फॉर्म क्या? फॉर्म 6 पॉइंटिंग आउट कंट्रावेंशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हर एक माइंस में क्या होता है, महीना में, 3 महीना में, क्वार्टरली, 6 महीना में, साल भर में अलग अलग टीम क्या करती है? विजिट करती है। अलग अलग टीम जो विजिट करती है तो वो जिस तरह से नियम कानून प्रावधान बना के दिया है तो उसको जांच करती है कि सही से काम हो रहा है कि नहीं। सपोज मान लो सपोर्ट लगाने के लिए बोला गया इतना % सपोर्ट होना चाहिए, इतना दिन तक ये एडवांस सपोर्ट करना आपको, अगर वो सारी चीज उस तरह से नियम में नहीं है तो क्या करती है? वो लिख के जाती है एक रिपोर्ट। डियर स्टूडेंट्स, तुमको पता होना चाहिए आप सबको कि इसमें टोटल 3 कॉपी होता है। इस फॉर्म का 3 कॉपी होता है, मतलब एक ही सब 3 कॉपी होता है, सेम टू सेम। तीनों में कार्बन कॉपी देके लिखना होता है ना? तो जो भी कंट्रावेंशन होती है ना, जो भी गड़बड़ होता है वो सब चीज को लिखते हैं। किसमें लिखेंगे? वो डीजीएमएस वाले लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? उसमें लिखेंगे, फॉर्म 6 में लिखेंगे। सारा का सारा बात लिखने के बाद करेंगे उसका एक तीनों कॉपी में सबसे साइन करवाएंगे, सेक्टर ऑफिसर, मैनेजर, है ना? और साथ ही साथ पीओ साहब जो रहेंगे उसको उनसे साइन लेंगे। वो साइन लेने के बाद बाबू क्या करेंगे? वो स्पेशली मैनेजर और पीओ से ही साइन लेते हैं। लेने के बाद क्या करेंगे? उसका एक कॉपी का पन्ना उसको दे देंगे कि लीजिए, और एक कॉपी का पन्ना वो सेंड करेंगे अपना सीआई को लेवल में, और एक कॉपी पन्ना अपने पास रखेंगे। इस तरह 3 कॉपी का पन्ना बनता है तीनों, और वही कॉपी का पन्ना 3 साल तक संभाल के रखना होता है। यही वाला मैं पिछले बार आप लोगों को पढ़ाया था। तो फॉर्म 6 उसी से रिलेटेड था, पॉइंटिंग आउट ऑफ कंट्रावेंशंस, ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। तो फॉर्म 6 में होता है। और एक है मैनेजर चार्ज रिपोर्ट। तो मैनेजर अपना चार्ज का जो रिपोर्ट भरता है किसमें भरेगा? फॉर्म 7 में भरता है। ये तो बहुत आसान है, 7 नंबर में। तो मोटा मोटी ये सारा का सारा डिस्कशन था। मैंने कहा 20 मिनट में, सॉरी 23 मिनट लगभग हो गया है। मैं सारा का सारा चीज आपको ये बता दिया, समझा दिया। अब मैं आपसे चेक करूंगा आप कितना सीख पाए हो, ठीक है? आप लोग कितना सीख पाए हो, जल्दी से उसको 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लो। मैं सारा का सारा चीज कॉपी बंद करके ईमानदारी से सब बताना है। वैसे भी आप टाइप करोगे तो जब तक पढ़ोगे तब तो सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपको एकदम दिमाग को आई क्लोज करके कंसंट्रेट करके आंसर देना है, एक बार में सही देना है। याद रखना 1C के जगह कोई 2C नहीं लिखेगा, 1B के जगह कोई 4B नहीं लिखेगा,
जो जिसका डेटा है एक्यूरेट टाइप करेगा, एक बार में सेंड करेगा। गलती करने का आदत नहीं बनाना बाबू, चाहे जो हो जाए, आप देर से टाइप करो, आप मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत टाइप मत करना, अंदाजे मत मारना कि सर हमको लगा था सर 1B कहां से 1C हो गया, ऐसा मत करना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सीखने के लिए है, गलती करते रहोगे सीख नहीं पाओगे फिर, ठीक है? एक आदत बन जाएगा गलती करने का, जीवन भर के लिए दिक्कत होगा। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं सारा का सारा फॉर्म के बारे में इस चीज को। चलो इसको मैं मिटा देता हूं, अब आप लोगों से मैं पूछना स्टार्टिंग करता हूं, ठीक है? 7 डेज में एक्सीडेंट का 7 दिन का नोटिस कौन सा फॉर्म में? एक्सीडेंट का 7 दिन का नोटिस कौन सा फॉर्म में? एक्सीडेंट का 7 डेज का नोटिस, एक्सीडेंट का 7 दिन। एनुअल रिपोर्ट जल्दी से, एनुअल रिपोर्ट कौन सा फॉर्म? वेरी गुड, एनुअल रिपोर्ट कौन सा फॉर्म? मैनेजर चार्ज रिपोर्ट फॉर्म नंबर, जल्दी से रिप्लाई दो बाबू। मैनेजर चार्ज रिपोर्ट फॉर्म नंबर कौन सा? वेरी गुड, 7 में होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। डिसकंटिन्यू माइंस डिसकंटिन्यू है, कौन सा फॉर्म है? माइंस डिसकंटिन्यू कौन सा फॉर्म? जल्दी से, माइंस डिसकंटिन्यू, वेरी गुड, कौन सा फॉर्म? 1D है ना, कौन सा फॉर्म? 1D। टर्मिनेट करना है, कौन सा फॉर्म? टर्मिनेट करना है, वेरी गुड विवेक, सबसे पहले जवाब दिया। टर्मिनेट करना कौन सा फॉर्म? 2E में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंस का रीओपनिंग करना बाबू, माइंस का रीओपनिंग करना है, कौन सा फॉर्म में दे नोटिस? बताओ जल्दी से, माइंस का रीओपनिंग कर देना, वेरी गुड। चलो, पॉइंटिंग आउट ऑफ कंट्रावेंस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, वेरी गुड। क्या होगा फॉर्म? जल्दी से, 6 नंबर फॉर्म में देंगे। पॉइंटिंग आउट कंट्रावेंस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन कौन सा होगा? फॉर्म नंबर 6 में होगा। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट 24 आवर, कौन सा फॉर्म? नोटिस ऑफ एक्सीडेंट 24 आवर, कौन सा फॉर्म होगा? वेरी गुड, कौन सा फॉर्म होगा? 4A में हो जाएगा। चलो बताओ, ओनरशिप का नाम चेंज करना, कौन सा फॉर्म? ओनरशिप का नाम चेंज करना है, फॉर्म नंबर कौन सा? ओनरशिप का नाम चेंज करना है, फॉर्म नंबर कौन सा? ओनरशिप का नाम चेंज करना है, वेरी गुड, ठीक है। कौन 1B लिखा है अभी? बसंत, 1B होगा ये। ओनरशिप का नाम चेंज करना 2B होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक है। नोटिस ऑफ डिजीज कौन 6 मार दिया गलती से? नोटिस ऑफ डिजीज फॉर्म नंबर कितना? 5। अब तुम लोग बताओ, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट अंडर रेगुलेशन कौन सा? नोटिस ऑफ एक्सीडेंट रेगुलेशन नंबर कौन सा? नोटिस ऑफ एक्सीडेंट 4A 4B 4C रेगुलेशन नंबर कौन सा? रेगुलेशन नंबर उसमें कौन सा यार? रेगुलेशन तीनों का 8 है, 4A 4B 4C, रेगुलेशन नंबर क्या है? 8 है, ठीक है। और 2 का जितना भी है सबका रेगुलेशन नंबर क्या है? 2 का सारा का रेगुलेशन नंबर क्या है? 7 है। 2 का सारा रेगुलेशन क्या है? 7 है। मैनेजर चार्ज रिपोर्ट रेगुलेशन नंबर कौन सा? मैनेजर चार्ज रिपोर्ट रेगुलेशन नंबर क्या होगा बाबू? रेगुलेशन नंबर 28 होगा। अच्छा, नोटिफाइंग डिजीज रेगुलेशन नंबर कौन सा? नोटिफाइंग डिजीज रेगुलेशन नंबर, मैनेजर चार्ज रिपोर्ट रेगुलेशन नंबर 28 होगा, और नोटिफाइंग डिजीज का रेगुलेशन नंबर 9 होगा। सेक्शन कौन सा है? माइंस एक्ट का कौन सा सेक्शन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अब बाबू तुम लोग अपने आप को ईमानदारी से बताओ, ठीक है, क्या सच में फॉर्म याद करना इतना टफ है जितना तुम लोग सोचता था? क्या सर बहुत है? कितना मिनट लगा तुमको पता है? घड़ी देख के हम लोगों को अभी 25 मिनट समय लगा, 25 मिनट में पूरा खत्म कर दिया फॉर्म याद करके, पूरा का पूरा रेगुलेशन में जो तुम लोगों के लिए बोझ लगता था, ठीक है नहीं? पढ़ाई करने का ना सही तरीका होना चाहिए, ठीक है। जीतने के लिए ना केवल दौड़ना नहीं पड़ेगा, सही डायरेक्शन में सही तरीके से दौड़ना पड़ेगा, तो आप अवश्य जीतोगे। मेरे पास यही है, हम ज्यादा ऐसा टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे ना, तुम आसानी से तुम सब चीज को याद कर लोगे। मजा आया 30 मिनट्स में सारा का सारा फॉर्म याद करके मजा आया? 30 मिनट्स में सारा का सारा फॉर्म कर याद कर मजा आया? ठीक है, एक दिन में हम लोग 30 मिनट्स और देना होगा डियर स्टूडेंट्स, सारा रूल का फॉर्म सारा याद होगा, जितना रूल में जितना बात लिखा हुआ है ना, सारा रूल का सारा फॉर्म लोग याद करेंगे ओनली 30 मिनट्स में। 30 मिनट से एक दिन भी ज्यादा, एक टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, और पूरा का पूरा 1 वीक में चाहे जितना, अगर उस दिन मुझे 7 क्लास पढ़ाना पड़े तो मैं पढ़ाऊंगा, पूरा रूल खत्म करेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा रूल, माइंस रूल पूरा खत्म करेंगे 1 वीक में।
अगर मुझे उस दिन 7 डेज क्लास लेना पड़े ना, लास्ट संडे तक फिर से पढ़ाना पड़ेगा तो मैं पढ़ाऊंगा। ये मेरा मतलब प्रण है कि एक सप्ताह में खत्म करना ही है, चाहे जो भी हो जाए वो मैं खत्म करके छोड़ूंगा। ठीक है, तुम लोग देखना और तुम ही लोग याद करेगा सारा चीज, है ना। ड्रिंकिंग वाटर से लेके कैंटीन से लेके आपका तुम्हारा सेफ्टी कमेटी से लेके वर्कमैन इंस्पेक्टर का ड्यूटी से लेके फास्टेड स्टेशन रूम सब कुछ याद करेगा तुम लोग। वो भी पूरा बुक 95 का सारा चीज याद करेगा, है ना। वो भी कितना दिन में? 7 क्लासेस में तुम लोग याद करोगे, 1 वीक में याद करोगे। क्लासेस तो नहीं, 1 वीक का मैं बात कर रहा हूँ। क्लासेस हो सकता है 4 भी हो 5 भी हो, पूरा 1 वीक में याद करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो आज इसी चीज को हम लोग यहीं पे, इसको हम लोग यहाँ पे, ये जो टॉपिक था इसको हम लोग यहीं पे रखते हैं इसको। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपना। डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास का एक और पार्ट आप लोगों के लिए वो मैं करवा देता हूं अभी, है ना। आपको बताए थे कि रेगुलेशन नंबर 111 का क्या है, चार्ट दिया गया है। जो चार्ट क्या होता है आसानी से याद नहीं होता है, तो हम लोग क्या करें, उस पर कुछ टेक्निक्स लगा के उसको हम लोग ठीक ठाक किए हैं, उसको याद करने का प्रयास किया। आप कैसे याद कर सकते हो ना, एक टेक्निक हम डेवलप किए हैं कि ताकि उस टेक्निक से आप उसको आसानी याद कर सकते हो। कैसे याद करना है, कुछ जगह तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन बाकी चीज आप आसानी से याद कर सकते हो। रेगुलेशन नंबर 111, ठीक है। तो इसमें क्या है, टोटल इसमें 5 कॉलम बनाना होगा, आप सबको पता है। एक है कॉलम आपका डेप्थ के ऊपर है, ध्यान से पहले देख लेना, डेप्थ, ठीक है, कॉलम डेप्थ के ऊपर है। दूसरा नंबर आपको पता है कि साइज ऑफ गैलरी है ना, क्या है, साइज ऑफ गैलरी है, साइज ऑफ गैलरी। आपको याद नहीं होगा सारी चीजें ना, मैं समझा देता हूं कैसे आप इसको आसानी से याद करोगे। देखो, ठीक है बाबू, देखो ध्यान से। अच्छा, मेरा पढ़ाया हुआ चीज को ना कॉपीराइट तुम लोग मत करना, ठीक है। तुम लोगों से रिक्वेस्ट है किसी चीज में कोई टेक्निक्स दिखाने के लिए कहीं पर भी, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए कॉपीराइट मार के कहीं पे भी दिखाने का प्रयास मत करना, ठीक है, ये ध्यान में रखना। क्योंकि टेक्निक्स मेरा डेवलप किया हो, इसको कॉपीराइट मत करना। तुम सीखने के लिए आओ, सीखो आराम से, सिखाने किसी को मत जाना, ठीक है बाबू, ध्यान देखो। चाहे कुछ भी हो जाए, सिखाने मत जाना, ठीक है, जब तक मेरा परमिशन ना हो। देखो, साइज ऑफ गैलरी के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे क्या बात करेंगे, डेप्थ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डेप्थ, डेप्थ का आपको पता है, डेप्थ का एक रेंज होता है हमेशा। डेप्थ के लिए थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, इसको बड़ा कर रहे हैं। मोटा मोटी टेबल आपका पार्ट है। आपको मान लो इस टेबल में कुछ भी नहीं पता है, आपको ये भी नहीं पता कि कितने सारे आपका डेटा होगा, कहाँ क्या भराएगा ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, आपको पर्टिकुलर पहला कुछ चीजें याद होना चाहिए, बाद बाकी मैं आपको आसानी से याद करवा दूंगा सारी चीजें, ठीक है। देखना मैं कितनी आसानी से लिखता हूँ, कितनी आसानी से सारी चीज याद हो जाती है। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। देखो, गैलरी का जो साइज होता है, आपको पता है 6 का टेबल आता है ना, 6 का टेबल। तो पहला वाला क्या आपका 3.0 है, 0.6 सब में जोड़ दो, 0.6 जोड़ेंगे, 0.6 जोड़ो, यही है। सब में 0.6 ऐड किया। 3 मीटर आपको पता है कि गैलरी का मिनिमम, जो गैलरी का जो है वो कितना 3 मीटर है, मैक्सिमम 4.8 मीटर है ना। तो 4.8 लिख के या तो 0.6 घटा दो, ठीक है, या फिर क्या करो, या फिर उल्टा करो कि ये वाला लिखने के बाद 0.6 सब में जोड़ दो, तो क्या हुआ, 3, 36 में जोड़ोगे 4.2, फिर 4.8, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम, आपको ये आएगा डेटा, इस तरह डेटा दिखेगा। अच्छा, एक बात, अब डेप्थ वाला में कैसे करेंगे, डेप्थ वाला, तो डेप्थ वाला आप सबको पता है, टेबल लिखना था ना 30 का, 30, 60, 90, 120, 30 का पहाड़ा लिखना था ना, 30 पहले लिखो इसको, ठीक है। आपको सिर्फ स्टार्टिंग वाला आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे है क्या। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका 0 to 60, कितना, 0 to 60, अब 60 पे यहाँ लिखो, ये कितना हुआ, 30 जोड़ दो इसमें, 90 हो गया, 90 लिख दो, फिर 90 को यहाँ उतारो, अब इसमें जोड़ो, कितना होगा, 150, यहाँ लिख दो, 150 को यहाँ उतारो, अब इसमें जोड़ो, कितना होगा, 240, यहाँ उतार दो, 240 को यहाँ उतारो, अब इसमें जोड़ो, कितना होगा, 360। आपका ये टेबल बनकर रेडी हो गया। यही वहां पे किया गया है। आप लोग जो सब चीज याद करते हो ना, याद करने की जरूरत नहीं, जो टेक्निक्स है टेक्निक इस्तेमाल करो। सबसे पहले हमने टेबल लिखा, 0, 30, 60, 90, 120, जो टेबल होता है टेबल लिखा। अब ये वाला डेटा को हम यहाँ उतारते जा रहे हैं, देखो ये वाला हम उतार रहे हैं, जो यहाँ पर बनकर उसको उतारे जा रहे हैं, है ना। बगल में क्या कर, इसको जोड़ के लिख रहे हैं, जैसे इसमें जोड़े इतना आया, इसमें जोड़े इतना आया, इसमें जोड़े इतना आया, इसमें जोड़े इतना आया।
ये चीज को हम लोग क्या किया, नोट डाउन कर दिए। तो ये जो पहला जो आउटलाइन है मोटा मोटे आप लोग बनाने सीख गए होंगे, ठीक है। अगर किसी को यहाँ पे पहले डाउट है तो क्लास में पहले पूछ लो, क्योंकि इस बात को मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। आउटलाइन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। आउटलाइन पहले देख लो कि मैंने क्या किया। यहाँ पे 4.8 था, 0.6 करके माइनस करते चले गए, तो 0.6 माइनस किया तो 4.2, 0.6 माइनस किया 3.6, फिर 0.6 माइनस किया तो 3 आया। इधर में हम लोग क्या किया, 30 का टेबल लिखे और सब में 30 का टेबल लिखे क्या क्या जोड़ दिए, सब में क्या किया हम लोग ऐड कर दिए, सबको ऐड कर दिए, आसानी से नंबर बन गया मेरे चार्ट का आउटलाइन, है कि नहीं। देखो ध्यान से देख लो बाबू, ये आज का सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो बाबू, ध्यान से देख लो, नोट डाउन करते जाना साथ ही साथ, देख लो इसको ध्यान से देख लो, समझ लो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस डेटा को भरना है, ठीक है। तो आप लोगों को बाबू पता है, सभी को पता है कि मिनिमम पिलर साइज है 12 मीटर, मैक्सिमम साइज है 48 मीटर। ये किसको नहीं पता है, साइज हो तो पिलर, ये तो हम लोग याद किए हैं। मिनिमम साइज होता है 12 और मैक्सिमम साइज कितना होता है, कितना होता है, मैक्सिमम साइज होता है आपका 48 मीटर, ठीक है। अब ये यहां का डेटा आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। बस यहाँ पे जहां पे मार्क किया हूं, थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ वो थोड़ा आपको यहां याद रखना पड़ेगा। यहां याद रखना पड़ेगा, बाद बाकी सब तुम लिख लोगे कि यहां और यहां अगर आपको याद रहे ना, आप आसानी से कोई भी चीज को आप याद कर, पूरा को पूरा डेटा को आप बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 19.5 है, इसको याद रखना पड़ेगा। देखो मैं सर्कल कर देता हूँ, कुछ लोगों का कॉल आ रहा है, बार बार डिस्टर्ब हो रहा लग रहा है उन लोग। हाँ क्लास ले रहा हूँ, कुछ बोल रहा है, ठीक। देखो तो यहाँ पे क्या, आप 3 बढ़ते क्रम है, 12, 15, 18, 3 बढ़ते क्रम है +3, ये डेटा याद था। अब इसके बाद इस रो से इस रो में जितना भी है सब में हम लोग 1.5 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 1.5, सब में सिंपल 1.5 ऐड कर दो, 1.5 ऐड करके लिख दो जो भी आएगा। तो 12 में जोड़ो कितना होगा 13.5, 15 में जोड़ो 16.5, 18 में जोड़ो 19.5, 19.5 में जोड़ो 21। देख लो ध्यान से, दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया मेरा, देख ले बाबू ध्यान से, दूसरा लाइन मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां का भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा। देखो इसके बाद इसमें, अरे यार गुलाम साकिब फोन कर, हाँ गुलाम, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ समझ गया, ठीक। देखो ये हो गया मेरा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और एक और कॉलम होगा, सही है, यहाँ पे एवं 360 मीटर का, ये मिस हो रहा था, या 48 होगा, देख लो। यहां तक समझ में आया तुम लोगों को, 260 मीटर होगा प्लस एबव 360 मीटर। यार डायग्राम नहीं दिख रहा है यार, कैसे मैं बनाऊंगा, पूरा बोर्ड में आ ही नहीं रहा है। देखो यहां तक हुआ ना, चलो अब इसके बाद देखो, ये वाला हुआ, इसमें हम लोग क्या किया, 1.5 ऐड किया ना, इतना आया। अब इसमें हम लोग कितना ऐड करेंगे, इसमें आपको इसमें कितना ऐड करना होगा, इस रो से जब इस रो में जाएंगे ना, 3 ऐड करना पड़ेगा, +3, कुछ नहीं करना, 3 ऐड करना है। तो 13 और 3 कितना होगा, 16.5, इसमें जोड़ो 16 3 कितना होगा, 19.5, 19 3 कितना होगा, 19 20 21 22.5, और इसमें कितना होगा 22 और 3 24.5 हो रहा ना। लेकिन आपको मैं क्या बोला बाबू, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इसमें होगा 25.5, ठीक है। इसको जो जगह याद करना होगा उसको सिर्फ सर्कल में बना रहा हूं कि यहां याद रखना है, बस ये जगह पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। बाद बाकी सब सेम, ठीक है, बाद बाकी सब सेम। और एक डेटा आपको यहां याद रखना पड़ेगा, ये वाला, दैट इज 22.5, बहुत आसान है ये वाला, इसको याद रखना है बस। इसके बाद आप सब लिख दोगे। इधर वाला में जब जाओगे इधर में, तो सब में 3 माइनस कर दो, 48 में 3 माइनस कितना होगा 45, 45 में 3 माइनस 42, 42 में 3 माइनस 39, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एक नंबर आपको मैं देता हूं, उस नंबर के साथ आपको क्या करना है, बस पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको नंबर ये जो 22.5 लिखे हो ना, इस 22.5 के साथ आपको क्या करना है, ठीक है, 22.5 में क्या करना, आपको एक नंबर में देता हूं, उस नंबर के साथ आप थोड़ा काम करोगे तो आप उसको याद रख पाओगे, ठीक है। 22.5 में मैं एक नंबर देता हूं, तो 22.5 में एक नंबर है, नंबर क्या है आपका, ठीक है, यहां पे लिखा नहीं है, 66654 354 6654, देखो
यहां पे एक नंबर है 6 6 5 4, ठीक है। इस नंबर को आपको याद रखना बाबू, ये नंबर 6654 आप जैसे याद रखोगे रखो, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। 6654 इस नंबर को याद रखो, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। 6654 और सीरियल वाई में इस नंबर के साथ आपको याद रखना पड़ेगा 2-3 डेटा और 354 +3 +5 +4, बस इतना आप याद रखोगे आपका पूरा डेटा बन जाएगा। ये नंबर आपको याद रखना ही पड़ेगा, 354 6654। एक दो बार आप प्रैक्टिस करो एग्जामिनेशन के समय में, आपको ऐसे याद रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आप पुट करता हूं मैं डेटा सारा को, ध्यान से देख लो। एक डेटा आपका यहाँ क्या बनेगा, अगर इसमें हम 22 में 6 जोड़ दें तो कितना, 22 6 28.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें फिर से 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28 6 हो जाएगा 34.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें फिर से 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 39 क्या होगा 5 होगा, ठीक है। और इसमें फिर से अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 39 और 4 होना चाहिए, 44.4 होना चाहिए। लेकिन ये एक्चुअली कितना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, 45, इसको भी सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। और इसका आखिरी वाला जो टर्म इसमें 3 जोड़ रहे हैं हम लोग, ये वाला आपका क्या बनेगा, ध्यान से देख लो। इसमें आपको बनेगा आपका 22 3 25.5, 25 और 5, 25 5 कितना होगा 30.5, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, 4 जोड़ेंगे तो 34.5। तो मोटा मोटी देखो ये डेटा का फिगर था, सारा चीज को हम लोग ऐसे बनाना सीखे। पूरा का पूरा ध्यान से एक बार देख लो, सारा का सारा चीज क्या था, फिर से मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सारा का सारा बात आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आपको फिर से बनाना पड़ेगा, पूरा वीडियो को कल फिर से देखना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या किया है। इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें सब में -3 हो रहा है, इधर देखो -3, यहाँ पे क्या हो रहा है -3, यहाँ पे क्या हो रहा है -3, ठीक है, -3, ठीक है, ये है -3। इधर में सब में क्या था +3, इसमें क्या हो रहा है -3, ऊपर वाला में सब में +3, नीचे वाला सब में। और आपको बाबू ये जो सर्कल है ना, बस सर्कल का डेटा को याद रखना। ये सर्कल कहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, ये जो सर्कल जहां जहां किया गया ना, बस इस सर्कल को याद रखना है कि हाँ यहाँ पे आप पहले से पुट कर दो। इस सर्कल में यहाँ पे ये था 19.5, यहाँ 22.5, 25.5। देखो पूरा टेबल को याद रखने से तो आसान है कि हम कुछ जगह पे याद रखें। आप खुद तुम सोच के देखो यार कि पूरा टेबल हमको याद करना पड़ रहा था, सर 13.5 कहाँ 16.5, इसके जगह पे क्या हम लोग कर दिए, इसके जगह पे हम लोग कुछ जगह याद रख रहे हैं। ये तो आसान हो गया ना, पहले से तो आसान हो गया ना, बहुत जगह पहले से तो 90% तो सॉर्ट आउट हो गया ना मेरे प्रॉब्लम। यहाँ पहले हमको पूरा टेबल का हर एक डेटा, हर एक लाइन, हर एक वर्ड याद रखना होता। अब वो जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे बनाए 4 को घर बनाए, चारों घर में पहला गैलरी कितना था 4.8 का होना चाहिए गैलरी का साइज मैक्सिमम, उससे 0.6 घटाओ, 0.6 घटाओ, 0.6 घटाओ, ये वाला चार्ट बन गया। इसमें आप टेबल लिखो 30 का, 0 30 60 90 120। अब सबको जोड़ के लिखो, 0 से 60 हो गया पहला, 60 उतार दिए, इसमें 30 जोड़ दिए, 90 लिख दिए, फिर 90 उतार दिए, 60 जोड़े, 150 हो गया, 150 लिखे, फिर 150 में 90 जोड़ेंगे 240 होगा, 240 उतारे, फिर कितना होगा 120 जोड़ेंगे 360 होगा, फिर अब 360 है। देखो कितना आसान इसको सब चीज को याद कर पाना है ना। आप ध्यान से देखो वो कितना आसान है ना, सारा का सारा चीज को याद रख पाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। इस ट्रिक से तुम करोगे ना तो कोई भी इस चीज को आसानी से बना सकते हो। लेकिन बाबू फिर से मैं बोलूंगा कि ये जो सर्कल बनाया गया ना, सर्कल को आपको याद रखना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ ये नंबर, जैसे ये 6654, ठीक है, 6654 का नंबर जो एक है ये, और यहाँ पे क्या है 354 और 6654, ये नंबर आपको पुट करना ही पड़ेगा ये दोनों लाइन को कवर अप करने के लिए। अगर आप इस नंबर को याद नहीं रखोगे तो आप हमेशा गलती करोगे। 6654 और 354 का जो नंबर है आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। जो डाउट है, जो भी सेशन में जो तुमको दिख रहा है यहाँ पे, सारा चीज को यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया गया। देख लो, तो CMR जो 111 था, मुझे उम्मीद है कि देखो, पहले तो मैं एक बात तो साफ साफ कहूंगा कि बाबू मैं तो तुम्हारा काम को पूरा आसान, मतलब एक बोलोगे ना सर तो पूरा आसान तो मतलब पूरा इजी तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ इतना जरूर आसान हो गया कि जो बच्चे थोड़ा मेहनत करते हैं ना उसके लिए पूरा आसान हो गया। अब उसको पूरा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ उसको ये याद रखना पड़ेगा कि पहला रो मेरा एक बार जोड़ेंगे तो 1.5, नेक्स्ट वाला में 3 मीटर। देखो आप 1 2 3 लाइन में अगर आसानी से बना पा रहे हो, दूसरा लाइन के लिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा था, क्या खराबी है बताओ यार, क्या सर ये खराबी बताओ।
1 2 3 लाइन आसानी से, चौथा लाइन आप आसानी से नीचे बना दिए, बीच वाला लाइन में थोड़ा दिक्कत हो रहा ना, इस डेटा को याद करो, इसको याद करो, बस। ये 1 2 3 तो आसानी से आप बना ही सकते हो, 1 2 3 और 4 तो आसानी से बन ही जाएगा, है कि नहीं। और ये वाला भी आसानी से बनाना सीख गए, ये भी आप ऊपर वाला लिखना आसानी से सीख गए, है ना। तो बहुत आसानी तरीके से लगभग हम लोग कंप्लीट किए। थोड़ा सा ये अभी भी क्रिटिकल बना हुआ है क्योंकि इसमें नंबर याद रखना पड़ता है 3 5 4 6 6 5 6। के बाद मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, इसको थोड़ा बैठ के सोचूंगा, अगर इसमें कुछ नया चीज मैं निकाल पाया तो मैं उसको भी डिस्कशन कर दूंगा कि बाबू इसको और आसानी से याद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। पर फिलहाल अभी मेरे पास जो सबसे शॉर्टकट तरीका यही है और इसी से आपको आसानी से याद होगा, जो मेरा सबसे बेस्ट बनाया गया तरीका है और सबसे अच्छा अभी तक का, ठीक है। तो मोटा मोटी आज का सेशन का जो पॉइंट था मुझे कवर अप करना था आप लोगों के बीच, जो मुझे पढ़ाना था। जैसे एक सीएमआर में बोला था कि पूरा रेगुलेशंस का सारा फॉर्म याद दिलवाना है वो, दूसरा नंबर ये सीएमआर 111